नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए हमारा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ओके, उसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक में हमें जो है ये रेडिएशन प्रेशर का एक टॉपिक पढ़ना है ना। और इसी में हमें जो है कुछ लॉज भी पढ़ने हैं, जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ओके, रेयलीघ-जिन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। एंड देन हम लोग जो है प्लैंक्स का जो रेडिएशन लॉ था उसे देखेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को डिस्कस कर लिया है, पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए रेडिएशन प्रेशर है क्या, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, और इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया ये भी हम लोग पहले देखेंगे, और फिर जो है इसका जो डेरिवेशन वाला हिस्सा है उसे भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक्चुअली में रेडिएशन प्रेशर क्या है, होता क्या है कि कोई एक सरफेस है, ओके, मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई सरफेस गिवन है, ये कोई सरफेस है, इस पर जो है रेडिएशन आकर के फॉल किया, तो ये जो रेडिएशन है ना, ये सरफेस इस रेडिएशन के साथ क्या करेगा, ये सरफेस या तो इस रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, या हो सकता है ट्रांसमिट कर दे, या फिर रिफ्लेक्ट कर दे, हमें पता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये जो रेडिएशन है ये करता क्या है, ये इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है, मान लीजिए सरफेस ए बी है, इस सरफेस ए बी पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, जैसे गैस को अगर आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उस कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रकार से ये जो रेडिएशन है ये क्या करता है, किसी भी सरफेस पर, जिस भी सरफेस पर वो इंसिडेंट होता है ना, या फॉल करता है, उस सरफेस पर वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। जैसे इसके नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि रेडिएशन का प्रेशर, है ना। और प्यारे व्यूअर्स, देखिए सबसे पहले एक स्कॉटिश फिजिशियस थे जिनका नेम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ओके, इन्होंने सबसे पहले जो है रेडिएशन प्रेशर को एक्सप्लेन किया, और इन्होंने ही कहा कि ऑल रेडिएशंस एक्सर्ट अ डेफिनेट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट। ओके, तो यहाँ से आप ये लिख पाएंगे कि रेडिएशन प्रेशर क्या है और इसे किसने एक्सप्लेन किया। ओके, रेडिएशन प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड ओपन एनी surface exposed to electromagnetic radiation. James Clerk Maxwell, a Scottish physicist, was the first to explain the radiation pressure. Okay, therefore all radiations exert a definite pressure on the surface on which it is incident. अब देखिए कैसे कैसे इंसिडेंट हो सकता है जो रेडिएशन है। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये एक सरफेस है OA, ये जो है OA, ये एक सरफेस है, और रेडिएशन जो है नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हो रही है इस प्रकार से, है ना। और दूसरा सिनेरियो है, मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है OP, ओके, है ना, और रेडिएशन जो है कुछ इस प्रकार से जो है इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस प्रकार से कि जो OP से जो नॉर्मल है ON, उसके साथ वो एक एंगल थीटा बना रही है ना। तो दो सिनेरियोज है, इस प्रकार से रेडिएशन जो है इंसिडेंट हो सकता है किसी भी सरफेस पर। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है, इस स्थिति में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इस सरफेस पर, है ना, जब किसी भी सरफेस पर प्रेशर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही हो, ओके, तो उस स्थिति में जो प्रेशर होता है सरफेस पर वो रेडिएशन के एनर्जी डेंसिटी से इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रेशर रेडिएशन सरफेस पर एक्सर्ट करेगा वो एनर्जी डेंसिटी जो है रेडिएशन का उसके 1/3 से इक्वल होता है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी आपसे पूछे कि कोई एक सरफेस है उस पर जो रेडिएशन फॉल कर रहा है वो नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो बताइए कि प्रेशर जो सरफेस पर एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, वो जो है रेडिएशन के जो एनर्जी डेंसिटी है उससे इक्वल होगा, P = U। लेकिन अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट ना हो, इस प्रकार का सिनेरियो बन रहा हो, तो उस स्थिति में जो प्रेशर होगा, है ना, जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी होगा।
अब ये पहला केस नंबर 1 और ये दूसरा केस है ना। पहला केस में कितना है प्रेशर माफ कीजिएगा रेडिएशन प्रेशर U से इक्वल है, दूसरे में 1/3 ऑफ U है ना। तो ये दोनों हो कैसे रहा है, कैसे आ रहा है, वो हम लोग अभी डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे है ना। चलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हम लोग कौन सा देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि जब रेडिएशन जो है किसी भी सरफेस पर नॉर्मली फॉल करे, ये वाला जो है ना सिनेरियो है, इसको पहले देखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हैं, हम लोग बारी बारी से सबको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, ओके, सरफेस पर जब रेडिएशन नॉर्मली इंसिडेंट होगा। देखिए क्वांटम थ्योरी जिसे मैक्स प्लैंक ने दिया था, ओके, एक जर्मन फिजिशिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, ओके, जो एनर्जी होता है किसी भी एक फोटोन का, वो hv या hf से इक्वल होता है, जहाँ पर h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और f क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने रिलेटिविटी में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े थे कि जो एनर्जी और मास है ना, वो कन्वर्टिबल होता है, मतलब एनर्जी और मास जो है कन्वर्टिबल होता है ना। जो हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस में देखे थे, वहाँ पर क्या देखे थे, E जो है ये mc² से इक्वल है, जहाँ पर m मास होता है और c जो है ये वेलोसिटी है लाइट का। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो hf = mc² मिलेगा है ना। मतलब है कि m जो है, जो मास है, मान लेते हैं फोटोन का मास है, ओके, hf/c² मास मिल जाएगा फोटोन का। तो उसी प्रकार एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम पता कर पाएंगे हम लोग। मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम जो है आपको पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब मास जो है यहाँ पर हमें मिला hf/c² और वेलोसिटी जो है लाइट का लेंगे है ना, क्योंकि फोटोन है तो लाइट का वेलोसिटी लेना बनता है, कैंसिल करोगे तो hf/c मिलेगा। तो ये जो मिल रहा है ना hf/c, ओके, ये क्या है आपका एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी पुट बाय मैक्स प्लैंक, अ जर्मन फिजिशिस्ट, ओके, a radiation of frequency f consists of photons of energy hf, okay, where h is Planck's constant, okay. As per the theory of relativity, mass and energy are mutually convertible and energy of mass m is mc², where c is velocity of light। अब देखो hf = mc² क्या है ना, जैसे हम लोग अभी किए, m = hf/c², समझ रहे हैं। m क्या है, मास है, f जो है ये फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है ना। नाउ द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, hf/c² है, और है ना वेलोसिटी c, तो कितना हो जाएगा, hf/c हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो रेडिएशन है, ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो है n नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं, मतलब इसमें जो है मतलब ढेर सारे फोटोन्स मिल करके रेडिएशन बनाता है, ओके, है ना। वही जो है किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है। तो जो ये यहाँ पर हम लोग मोमेंटम पता किए फोटोन का, तो जो टोटल मोमेंटम होगा है ना, जो किसी सरफेस पर इम्पार्ट किया जाएगा पर यूनिट एरिया पर टाइम में या पर यूनिट एरिया पर सेकेंड में, वो कितना होगा। अब मान लीजिए रेडिएशन में अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो n को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मोमेंटम मिलेगा हमें, ओके। When number of such photons forming the radiation are incident on a unit area, the total momentum imparted per unit time, या है ना पर सेकेंड भी कह सकते हैं आप, ओके, पर यूनिट एरिया इज n इंटू hf/c होता है, ठीक है, n इंटू hf/c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं nhf/c। यहाँ पर ये जो nhf है ना, ये एक्चुअली में एनर्जी है, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये एनर्जी है, कह सकते हो टोटल एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में किसी सरफेस पर गिरा है, ओके, उसका एनर्जी है, ठीक है। अब देखो हमें पता है अब कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जो है ये क्या है, फोर्स बाय एरिया से इक्वल होता है, और फोर्स जो है ये एक्चुअली है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, हमें ये पता है। अब अगर आप इसको यहाँ पर रख दो है ना प्रेशर के जगह पर, तो क्या मिलेगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू dp/dt a मिल जाएगा। मतलब है कि प्रेशर जो है आपका क्या होगा, है ना टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, है ना,
पर यूनिट टाइम से इक्वल हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग कि नाउ वी नो दैट द प्रेशर P इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, और इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना, इसके अकॉर्डिंग। सो इसलिए हम लोग प्रेशर को जो है इससे इक्वल ले लिए, क्योंकि ये क्या है, टोटल मोमेंटम है जो इम्पार्ट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना। सो प्रेशर क्या हो गया, NHF/C हो गया ना। जैसे कि हम लोग बताएं, ये जो NHF है ना, ये जो क्वांटिटी है ये टोटल एनर्जी है जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर इंसिडेंट हो रहा है ना, मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इंसिडेंट हो रहा है सरफेस का, जो भी सरफेस हम लोग कंसिडर करें, जैसे इसी सरफेस की बात करें OA की, है ना, तो इस पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर, ओके, जो रेडिएशन का एनर्जी फॉल कर रहा है। सो हम लोग अगर इसमें NHF की जगह पर E रख दें तो हम लोग क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू E/C मिल जाएगा। नाउ अब यहां पर देखो, इफ U इज द एनर्जी डेंसिटी, मतलब जो रेडिएशन है उसका एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग U ले लें, मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो टोटल एनर्जी होगा जो एरिया A को पास करेगा, मान लीजिए कोई एरिया A है, मान लीजिए कि ये OA है और इस पर जो है रेडिएशन नॉर्मली फॉल किया, ठीक है, तो इसका एरिया अगर A मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इसका एरिया A है, ओके, तो देन द टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू एनी एरिया A, ओके, ये एरिया A से जो टोटल एनर्जी होगा रेडिएशन का जो पास करेगा, ओके, उसको अगर A ले ले, ओके, तो वो किससे इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया इनटू C से इक्वल होगा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, if U is the energy density, this is energy per unit volume, then the total energy passing through any area A of the surface, okay, normal to the radiation per unit time, है नॉर्मल टू द रेडिएशन, मतलब जो एरिया है वो रेडिएशन के नॉर्मल होना चाहिए, तो पर यूनिट टाइम में जो टोटल एनर्जी एरिया A को पास करेगी वो किससे इक्वल होगी, वो इक्वल होगी U इंटू A इंटू C से, जहाँ पर U क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, A क्या है, एरिया है आपका सरफेस का, ओके, एंड C क्या है, लाइट का वेलोसिटी, ओके। तो जो टोटल एनर्जी है रेडिएशन का जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में पास करेगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू UAC/A से इक्वल होगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया की बात है इसलिए A से डिवाइड करेंगे, है ना, तो UC मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, E इज इक्वल टू UC है, तो इक्वेशन 1 में क्या था, P इज इक्वल टू E/C था, तो E के जगह पर U/C सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखिए C और C कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू U। तो ये पहला केस है ना जो हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ पर, ओके, कि देखिए जनरली क्या है कि जब कोई भी एक सरफेस है कुछ इस प्रकार से, अगर इस सरफेस के नॉर्मली, है ना, अगर रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही है तो इस स्थिति में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना सरफेस पर रेडिएशन के द्वारा, वो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी से इक्वल होगा, ओके। लेकिन अगर ये नॉर्मली नहीं होता तो उस स्थिति में जो प्रेशर है वो 1/3 होता एनर्जी डेंसिटी का, जैसे कि यहाँ पे लिखे हम लोग कि hence for normal incidence on a surface the pressure of radiation is equal to its energy density, ठीक है। तो ये पहला केस। दूसरा केस है आपका प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन। देखिए ये जो सिनेरियो था ये वाला, जिस है ना, ये वाला जो सिनेरियो था, इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो फोटोन्स होते हैं ना वो पॉसिबली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हर डायरेक्शन में मूव करने का उसका प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा है ना, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हम लोग कि व्हेन द फोटोन्स कंटेंट इन द रेडिएशंस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस द रेडिएशंस आर रेफर्ड टू एज डिफ्यूज रेडिएशन। सो नाउ अब जो है हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन के लिए देखते हैं कि कैसे जो प्रेशर है वो 1/3 ऑफ U से इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग लिखे हैं कि लेट ए डिफ्यूज्ड रेडिएशन बी इंसिडेंट ऑन ए सरफेस OP, है ना, एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल एज शोन बिलो। देखिए ये क्या है आपका, ये एक सरफेस है OP, ठीक है ना, इस पर जो है डिफ्यूज्ड रेडिएशंस आपका इंसिडेंट हुआ है, ओके, और यहाँ पर ये जो ON है ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ डिफ्यूज रेडिएशंस जो एंगल बना रही है वो थीटा से इक्वल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि PQ इज टेकन टू बी नॉर्मल, ओके, टू द इंसिडेंट बीम सच दैट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन PQ per unit time is
एनर्जी इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू UCA। देखिए ये एक सरफेस लिए हैं हम लोग, इस प्रकार से लिए हैं कि जो रेडिएशंस आ रही है ना वो इस सरफेस पर जब गिरे तो वो नॉर्मली गिरे, ठीक है ना। तो PQ को क्या लिए हैं, इस प्रकार से लिए हैं कि रेडिएशन जब इस पर गिरेगा या इससे पास करेगा तो वो नॉर्मली पास करेगा, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होगा, ओके, या ऐसा कह सकते हो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगा जो इस सरफेस PQ पर इंसिडेंट होगा पर यूनिट टाइम में, ओके, पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा। आपको पता है एनर्जी जो है UC से इक्वल है, यहाँ पे हम लोग निकाले थे E जो है UC से इक्वल है ना, नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में। तो एनर्जी तो आपका एनर्जी इंटू सरफेस एरिया है, तो एनर्जी तो UC से इक्वल है और इसका सरफेस एरिया को हम लोग A लिए हैं, तो इसलिए UCA यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। PQ is taken to be normal to the incident beam, है ना, जो इंसिडेंट रेडिएशन या बीम आ रही है, such that the energy of radiation incident on PQ per unit time is energy into surface area, this is UCA, जहाँ पर U क्या है आपका एनर्जी डेंसिटी है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और A जो है सरफेस एरिया है PQ का। नाउ अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जितना है ना रेडिएशन इसको पास करेगा, ये जो PQ सरफेस है PQ है ना, इसको जितना रेडिएशन क्रॉस करेगा ना उतना ही रेडिएशन जो है इस पर इंसिडेंट भी हुआ होगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है। एक यूनिट टाइम में जितना रेडिएशन इस सरफेस PQ पर इंसिडेंट हुआ होगा उतना ही रेडिएशन इससे क्रॉस भी करेगा, समझ रहे हैं ना, उतना ही रेडिएशन इससे क्रॉस भी करेगा। तो कितना रेडिएशन इस पर इंसिडेंट हुआ था पर यूनिट टाइम में, UCA, ओके, समझ रहे हैं ना। और इतना ही रेडिएशन जो है इससे क्रॉस भी करेगा, मतलब है कि इतना रेडिएशन जो है इस OP पर फॉल करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरा बात। यहाँ पर देखिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्रॉसिंग द सरफेस PQ, ओके, इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस PQ पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको पता है इस पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, UCA, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर पता किए, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन PQ पर यूनिट टाइम, है ना, यूनिट टाइम में इतना एनर्जी इसमें इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पर PQ पर, है ना। और जितना एनर्जी इस PQ के सरफेस को पास कर रहा है ना, ओके, वो एनर्जी जितना इस पर इंसिडेंट हुआ था उससे इक्वल है, ठीक है, मतलब UCA से इक्वल है। तो ये आप डेफिनेटली कहो कि इस सरफेस OP पर जो फॉल करेगा ना रेडिएशन वो इससे इक्वल होगा, UCA से इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि पर यूनिट एरिया पर कितना रेडिएशन जो है यहाँ पर आया है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर कितना रेडिएशन जो है यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है। बट उससे पहले जो है इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम लोग कंसिडर करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि देखिए पर यूनिट एरिया पर अगर हम लोग निकालते हैं कि पर यूनिट एरिया पर कितना जो है फॉल करता है ना, तो उससे क्या होगा UCA, मतलब इतना जो है एनर्जी आपका पर यूनिट टाइम में इस पर यूनिट टाइम में इस OP पर इंसिडेंट हुआ, और इसका जो है OP है इसका इंसिडेंट माफ़ कीजिएगा, इसका जो है एरिया आप कितना लोगे A प्राइम, क्योंकि PQ और OP दोनों का एरिया तो अलग अलग होगा ना, है ना। तो इस स्थिति में A बाई A प्राइम आ जाएगा, है ना, दोनों का एरिया अलग है, इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा रिलेशन निकालना होगा ताकि हम लोग A और A प्राइम को रिलेट कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख पा रहे होगे OPQ, इसी की मदद थोड़ा सा लेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखे भी हैं कि फ्रॉम फिगर वी हैव इन द ट्रायंगल OPQ, ओके, इसमें देखिए PQ, ठीक है, ये जो PQ है जिसको हम लोग जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, ओके, और OP जो है प्यारे व्यूअर्स ये हाइपोटेनस है, तो PQ बाई OP कॉस थीटा। नाउ देखो PQ का सरफेस एरिया हम लोग A लिए हैं और OP का सरफेस एरिया A प्राइम लिए हैं, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्राइम कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस OP पर यूनिट एरिया पर टाइम, हमें पता है कि सरफेस OP पर जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो इंसिडेंट हुआ है वो कितना है, UCA है। तो पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी इंसिडेंट होगा, UCA बाई A प्राइम, है ना।
यू सी ए बाई ए प्राइम, ठीक है। अब हमें पता है कि ए जो है आपका ए प्राइम कॉस थीटा से इक्वल है, तो पुट कर दीजिए, पुट करिएगा तो ए प्राइम कैंसिल हो जाएगा, आपको यू सी कॉस थीटा मिलेगा। मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो सरफेस है ओ पी, इसके यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है या फिर रेडिएशन है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो इंसिडेंट हुआ है वो यू सी कॉस थीटा है। ओके, अब इस एनर्जी की मदद से आप नेट मोमेंटम लिख सकते हो कि ये जो सरफेस है ओ पी इस पे यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में है ना, या फिर यूनिट एरिया पर सेकेंड है ना, कितना नेट मोमेंटम जो है इसको मिला या फिर इंसिडेंट हुआ, ऐसा कह सकते हो कि द नेट मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द सरफेस ओ पी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू यू सी कॉस थीटा बाई सी, है ना। ये आपका क्या था, ये आपका था एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में सरफेस ओपी को मिला, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब नेट मोमेंटम पता करोगे तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो आपको मिला पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, उसको वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लाइट का वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं तो सी और सी कैंसिल करेंगे, यू कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द सरफेस ओपी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ तक का थिंग आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम अभी हम लोग लिए यू कॉस थीटा, ओके, इसका जो है एक कंपोनेंट है, ये जो ओपी है इसके नॉर्मल डायरेक्शन ओ एन के अलोंग एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा का, मान लीजिए। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट किससे इक्वल होगा, यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा से इक्वल होगा, है ना। और इसी कंपोनेंट की मदद से जो है हमें प्रेशर पता चलेगा, है ना, इसके जो नॉर्मल पर जो प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ वी कंसिडर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू ओपी, देन इट विल बी यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि नॉर्मल लिए हैं इसलिए यू कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई किए हैं, यू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नाउ इफ ऑल द मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड, मान लीजिए कि सारा मोमेंटम अगर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, तो इस स्थिति में, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 1 तक इस्तेमाल किए थे, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 2 जो है हम लोग को क्या देगा, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, है ना। जो टोटल रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का, उसके बारे में हमें ये इक्वेशन बताएगा। ओके, नॉर्मल टू द सरफेस ओपी, है ना। और हमें पता है कि टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जो इम्पार्ट किया जा रहा है वो प्रेशर है। अभी जस्ट देखें हम लोग, सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, और वो प्रेशर जो है यू कॉस स्क्वायर थीटा से इक्वल होगा। लेकिन इससे बात बनेगा नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसका हमें कुछ वैल्यू पता करना होगा, और थीटा जो है एक्चुअली में ये एंगल है ना, ये क्या है, थीटा एंगल ही तो है जो नॉर्मल के साथ बना रहा है, और डिफ्यूज रेडिएशन क्या है, पॉसिबली हर डायरेक्शन में है, तो ये थीटा जैसा एंगल क्या होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर सॉल्व करके इसके लिए एक एवरेज वैल्यू पता करना होगा, है ना, क्योंकि ये पॉसिबली हर डायरेक्शन है, प्रोबेबिलिटी है कि भैया ये हर डायरेक्शन में होगा, है ना, इक्वली प्रोबेबल है ना। इसलिए देखिएगा, इफ ऑल द मोमेंटम इज ऑब्जर्व्ड देन द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ओपी गिव्स द प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, दिस इज प्रेशर पी इज इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये प्रेशर है आपका डिफ्यूज रेडिएशन का, लेकिन हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कुछ वैल्यू यहाँ पता करना होगा, तभी ये हमारा जो है कार्य यहाँ पर बन पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए जो है ना, इसी कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ वैल्यू पता करने के लिए हम लोग अब आगे जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। द रेडिएशन इज इंसिडेंट फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना, क्योंकि रेडिएशन हर एक पॉसिबल डायरेक्शन से इंसिडेंट होगा, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर डिफ्यूज रेडिएशन। द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ऑल डायरेक्शन, है ना, हर एक डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना होगा, विल गिव द प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा का हर एक डायरेक्शन में, ओके, जो एवरेज वैल्यू होगा वही हमें जो है डिफ्यूज रेडिएशन का प्रेशर देगा, तो उसे पता करना होगा हमें। टू कैलकुलेट कॉस स्क्वायर थीटा और
द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, वी कंसिडर द रेडिएशन टू बी इक्विवेलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ बीम्स, है ना, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, है ना, से n। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि जो रेडिएशंस है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ बीम्स जिसका इंटेंसिटी इक्वल है उससे इक्विवेलेंट ले रहे हैं, है ना, से n, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इवनली वो ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस कंसिडर ए इमेजिनरी हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। हम लोग मान लेते हैं कि एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर जो है हम लोग कुछ इस प्रकार का कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस जो है r है, सेंटर O है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर में जो है एक एलिमेंट कट कर रहा है, रिंग शेप्ड एलिमेंट ABCD, ओके, और यहाँ पर दो कोन्स का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, एक कोन में एंगल जो है थीटा ले रहे हैं और दूसरे कोन में एंगल d थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से कि जो एक्सिस है आपका वो OR है और एपेक्स को O ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, let us consider a imaginary hemisphere of radius r with center at point O, cut out a ring shaped element ABCD using two cones of angles theta and theta plus d theta drawn from point O as apex and OR as axis, है ना, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे का क्या काम है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस फिगर को जो है ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, ये जो एलिमेंट्री रिंग जो हम लोग कंसिडर किए हैं ABCD, इसका एरिया हमें पता करना होगा। तो इसका एरिया कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो है हम लोग इसका एरिया यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये r और ये r दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं कि सिंस द नंबर ऑफ बीम्स n आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, देयरफॉर देखिए ये जो नंबर ऑफ बीम्स है n, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेमिस्फीयर का जो सरफेस है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस क्या है 2 पाई r स्क्वायर से इक्वल है। तो स्मॉल नंबर ऑफ बीम्स जो पास करेगा, ये जो रिंग है ABCD, इससे जो स्मॉल नंबर ऑफ बीम्स पास करेगा वो कितना होगा, उसको dn ले लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ बीम्स जब ले रहे थे टोटल नंबर ऑफ बीम्स तो वो n था, लेकिन जब स्मॉल नंबर ऑफ बीम्स की बात करेंगे हम लोग पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द रिंग, तो उसको हम लोग dn लेंगे। तो dn किससे इक्वल होगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो dn जो है आपका किससे इक्वल होगा n साइन थीटा और d थीटा से इक्वल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए दो एंगल्स लिए थे, एक थीटा और एक डी थीटा, है ना। तो एक फ्रैक्शन ऑफ बीम जो इंसिडेंट होगा एंगल थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच, वो कितना होगा dn बाई एन, दैट इज n साइन थीटा डी थीटा बाई एन इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि n और n तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसी स्मॉल फ्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल प्रेशर एग्जर्ट होगा, है ना, वो इक्वल होगा किससे, स्मॉल चेंज इन प्रेशर dp, दैट इज, है ना, dp कह सकते हैं, dp वो इक्वल होगा आपका dn बाई एन यू कॉस स्क्वायर थीटा से। अब dn बाई एन का वैल्यू कितना है साइन थीटा डी थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यू कॉस स्क्वायर थीटा से, सो यहाँ पर आपको मिलेगा u साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। सो यहाँ पर इक्वेशन 3 जो है हम लोग को एक स्मॉल प्रेशर मिल रहा है dp, वो कितना है u साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो है ना, जितने भी पॉसिबल रिंग्स होंगे इस प्रकार की जो ABCD है, ओके, इस प्रकार का जितना भी पॉसिबल रिंग्स होगा, है ना, वो सब को मिला करके जो नेट प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 3, ओके, इसको 3 ले लिए, we get the net pressure exerted by all possible rings within the hemisphere where theta varies from 0 to pi। अब आपको इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है इसको आप t ले लीजिए, ये जो कॉस थीटा है ना, इसको t ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको x भी मान सकते हैं, चलिए x मान लेते हैं, ठीक है। और
कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, और साइन थीटा डी थीटा अवेलेबल है, सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू यू इंटीग्रल 0 पाई बाई 1 मिनट। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें 0 से पाई बाई 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें इसका लिमिट्स का भी वैल्यू बदलना होगा। सो अब अगर कॉस थीटा 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 0 की जगह 1 आ जाएगा। और अगर कॉस पाई बाई 2 ले तो वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा को x लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं u10 नेगेटिव ले लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये जो लिमिट्स है ना, ये सही नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस लिमिट्स को अगर बदलेंगे तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से u इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका u एक्स पर क्यूब बाई 3 एंड यू कैन राइट इट एज u1, अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 0 और 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा और 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, u/3, है ना। तो यही तो प्रेशर है आपका डिफ्यूज्ड रेडिएशंस का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोले थे, है ना। अगर इस प्रकार का सिनेरियो होगा तो इस स्थिति में जो प्रेशर होगा, जो रेडिएशन प्रेशर होगा, वो एनर्जी डेंसिटी के 1/3 से इक्वल होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग ये दोनों चीज़ शो कर सकते हैं, है ना। ये 2 सिनेरियोज था जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जो रेडिएशन है वो सरफेस के नॉर्मली फॉल करे तो उस स्थिति में जो प्रेशर है वो एनर्जी डेंसिटी से इक्वल होगा, लेकिन अगर वो इस प्रकार से फॉल करे, है ना, मतलब जो सरफेस के नॉर्मल है उसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा हो रेडिएशन जो इंसिडेंट हुआ है सरफेस पर, तो उस स्थिति में जो प्रेशर है वो 1/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी से इक्वल होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे।